गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंड वी डिड आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, और हमने क्या पढ़ा इसके अलावा? वी डिड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। तो आज हमने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जाएं, क्योंकि वहीं पे हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोड क्या होता है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड कोई भी वो मेटल स्ट्रिप है विच हैज़ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऐसी मेटल स्ट्रिप जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी जो है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकती है या लूज कर सकती है, उसे हम बोल देते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर सकती है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसे हम डिफाइन करते हैं दो टर्म्स में। वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। नाम से समझ आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी टू लूज या टेंडेंसी टू लूज, और रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स capacity to gain electrons, that will be called reduction potential. Oxidation potential means the capacity to lose electrons, और reduction potential means tendency to gain electrons, ठीक है। अगर कोई मेटल लूज करती है तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर वो गेन करती है तो हम बोलते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशनशिप है? दे आर इक्वल बट द साइन इज डिफरेंट। साइन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम इस रिलेशनशिप से रिलेट कर सकते हैं। जनरली मेटल्स जो हैं उनकी जो टेंडेंसी है, मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी टू लूज। मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन। मेटल्स की कोशिश होती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा हाई होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव है वो। तो इसका मतलब अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो, क्योंकि मेटल को मेटल दूसरे को रिड्यूस करना चाहती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, गेन की टेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। ये जनरल बिहेवियर है मेटल्स का। दिस इज नॉट फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का केस हम अलग से स्टडी करेंगे, बट दिस इज जनरल बिहेवियर कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं अगर उनका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा,
ये एक जनरल बिहेवियर है मेटल्स का, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हम उसे मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स? Standard state is always 1 atmosphere pressure and 298 Kelvin temperature, ठीक है। Temperature should be 298 and pressure should be 1 atmosphere, that is standard state। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड स्टेट पे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम मेंशन करते हैं E0 की तरह, ठीक। एक ये बात आप ध्यान रखो, E0 का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अगर मान लो हम केस करते हैं, लेट अस से कि हमारी मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो गई, ओके। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? E0 M वर्सेस M+2। M वर्सेस M+2 हमें क्या शो कर रहा है? दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो अब ये जो E0 की वैल्यू हमें गिवन है, वो एक्चुअली क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को वो लिख दें E0 M2 पॉजिटिव वर्सेस M, तो अब क्या हो रहा है? मेटल आयन इज कन्वर्टेड टू मेटल, मीन्स इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब भी आपको वैल्यूज गिवन होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काउंट करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में काउंट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वैल्यूज हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन होती हैं। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन है, तो कैन वी कन्वर्ट इट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल? Yes, just simply put the sign, negative sign, and it will be converted to reduction potential. For example, if we say for this metal oxidation potential is X, then what would be the reduction potential? Minus X. That will be minus X, right? So this is how we represent them. Metal versus metal ion means oxidation potential. Metal ion versus metal means reduction potential. ये जो मैंने आपको डी ब्लॉक के वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पे, दिस इज मेटल आयन वर्सेस मेटल, मेटल आयन वर्सेस मेटल। ये दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के वैल्यूज मैंने आपको दिए हैं। ये सारे वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? Reduction potential is tendency to gain, ठीक है। and the electrode potential measured at its standard state is known as standard electrode potential. और standard electrode potential, how do we measure that? We measure that with the help of standard hydrogen electrode, and the series in which electrode potential is arranged in an order of increasing reduction potential, that series is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द सीरीज इन विच all the elements are arranged in order of their increasing reduction potential. Next we will discuss about the electrode potential in case of d block elements. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, we will discuss first transition series, right? This is first transition series.
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं दे आर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑल्दो मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन बट वी ऑलवेज टेक द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज वी टेक द वैल्यूज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव reduction potential values, and if the need arises and we want to convert it into oxidation potential, we can simply reverse the sign and that will be the value of oxidation potential, ठीक है। तो इन ट्रेंड्स को आप देखो, फिर हम इसको धीरे धीरे आराम से समझेंगे। लुक एट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिमाग में रखना, ठीक है। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में समझ आता है तो इन सब साइंस को उल्टे करते जाओ। दिस इज 1.63, 1.18, all these values are in minus, ये कम है, ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ आके देखो क्या हुआ, कॉपर के केस में ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है, 0 से ऊपर चला गया, और जिंक में आके फिर कम हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगेन जैसे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड था, जैसे इसकी रेडियस में ट्रेंड था, वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इर्रेगुलर ट्रेंड शो करता है, ठीक है। तो वाई डू D block elements show irregular trend in their electrode potential? That again is because of the ionization energy, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसे हम मेजर कैसे करते हैं, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लुक एट दिस, देखो जो मेटल होती है ना हमारे पास, ये होती है हमेशा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम मेटल को आयन में बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम क्या डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसका मतलब कि सॉलिड मेटल में से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, वी विल कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट, और सॉलिड को जब गैस में बदलते हैं तो प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब इस गैसियस आयन में से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो विल देयर बी समथिंग हैपन दैट इज आयनाइजेशन, और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होएगी, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें इसे एक्वस स्टेट में लाना पड़ता है। एक्वस स्टेट का मतलब क्या है, डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी कि हम हाइड्रेशन करेंगे इसकी। तो ऐसा नहीं है कि सीधा मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, मेटल आयन में कन्वर्ट होने से पहले इन स्टेजेस से गुजरा, जिसमें से जो पहली स्टेज है यहाँ पे कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि हमें पता है सॉलिड को अगर गैस में बदलना है तो दिस इज एन एंडोथर्मिक फिनोमेना। एंडोथर्मिक फिनोमेना मतलब कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, ये कंज्यूम होगी। दूसरे स्टेप पे क्या हो रहा है, मेटल गैसियस स्टेट में मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। तो इस स्टेप पर भी हमें पता है कि whenever there is removal of electron, energy is absorbed again and that energy is known as ionization energy. अब तीसरे स्टेप पे क्या हो रहा है, आयन इज हाइड्रेटेड। यहाँ पे क्या होगा कि whenever कोई भी चीज़ वाटर में डिसॉल्व की जाती है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सब्लिमेशन हमेशा एब्जॉर्ब होगी, आयनाइजेशन हमेशा एब्जॉर्ब होगी,
और हाइड्रेशन हमेशा इवॉल्व होती है, ठीक है। तो नेट क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड और रिलीज्ड। कंज्यूम हुई या रिलीज हुई वो किस बात पे निर्भर करेगा कि इनकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। इनमें से दो तो हैं पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अगर तो ये ज़्यादा हो गया, अगर तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई इन दोनों से, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हो गई, सिस्टम बिकम्स स्टेबल। तो जिस केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा मतलब एंथैल्पी इज लो। तो एंथैल्पी लो होने का मतलब है कि दैट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो दैट मीन्स डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मीन्स सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इफ द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट इज अनस्टेबल, तो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच डिसाइड कर सकता है कि इनमें से +2 ज़्यादा स्टेबल है या +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो वो हम क्या कहते हैं फिर, लोअर द वैल्यू ऑफ एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझे आप, क्या हुआ, 3 तरह की एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, उसमें से 2 तरह की तो है जो एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम को अनस्टेबल करती है। एक है जो रिलीज हो रही है, जो रिलीज होती है वो सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ दीज टू, देन ऑब्वियसली डेल्टा एच विल बी लोअर, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू हाई हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डेल्टा एच पता होना चाहिए, वहीं से हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिलेट करते हैं, वो भी ऐसे, लोअर द वैल्यू ऑफ electrode potential, more is stability of oxidation state। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होनी चाहिए और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी कम होनी चाहिए, तभी वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक। नाउ ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। सब्लिमेशन पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आयनाइजेशन पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और हाइड्रेशन पे एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि वाई ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इरेगुलर। हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर डोमिनेट कर गया तो उसका असर किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई मतलब एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, और हमने क्या कहा था, एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लोअर,
ठीक है। तो इस वजह से, और हमने देखा था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो भी रेगुलर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाती है। उसी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो कर पाता, राइट। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, मेटल्स हैव हाई सब्लिमेशन एनर्जी ऑल्सो। सब्लिमेशन क्या होता है? मेटल को गैस में कन्वर्ट करना। अब सॉलिड है मेटल, हार्ड है, उसको अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, तो सब्लिमेशन एनर्जी भी हायर होगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट इट इनटू आयंस वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न। देन आप एक सेकेंड पॉइंट नोट करो, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमने देखा था कि एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, जबकि बाकी सारी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव है। ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या हुआ कि कॉपर जो है हैज टेंडेंसी टू गेन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। और metals with more oxidation potential than hydrogen can displace hydrogen from acids, and those with lower oxidation potential, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो हो पर रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्ट कॉपर ऑल मेटल्स react with acids। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। कॉपर इज 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन इज 0, ठीक है। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे जिंक, जिंक जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। लेकिन कॉपर ऐसा नहीं कर सकता। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। गॉट इट? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। बाकी सारी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। अब देखो हमारे पास मैंगनीज और जिंक। अगर हम ट्रेंड की बात करें कि कॉपर तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन जिंक फिर से रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव हो गया। तो इस ट्रेंड की बात करें तो जो हमारे पास मैंगनीज है और जिंक है ये स्पेशल केस हो गए। वाई दे आर स्पेशल? मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s2 और जिंक का 3d10 4s2। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये बचेगा 3d5 और ये बचेगा 3d10, यानी कि दे आर मोर स्टेबल। ये अपनी आयनिक स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, तो फिर इनकी टेंडेंसी क्या होगी? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली, ठीक है। तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली वी हैव निकल
निकल के केस में कॉन्फ़िगरेशन तो रोल प्ले नहीं करती, बट निकल हैज़ एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या करेगी, वो कंपनसेट कर देती है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो उससे क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर निकल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अब हम कंपेयर करेंगे मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पढ़ा कि जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी उतना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप केस देखो मैंगनीज का, मैंगनीज की सेकेंड जो आपका 2 पॉजिटिव है उसमें वैल्यू है -1.18, जबकि 3 पॉजिटिव में वैल्यू बन रही है इसकी पॉजिटिव में 1.57। तो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस स्टेट का है, 2 पॉजिटिव का। दैट मीन्स मैंगनीज 2 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल देन मैंगनीज 3 पॉजिटिव। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे हमें एक और बात पता चलती है, आप देखो क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मैंगनीज 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि अगर मैंगनीज 3 पॉजिटिव स्टेट में है तो इसकी कोशिश क्या होगी कि मैं जल्दी से मैंगनीज 2 पॉजिटिव बन जाऊँ। 2 पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, यानी खुद गेन कर रहा है, दूसरे को लॉस करा रहा है। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैंगनीज 3 पॉजिटिव इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Mn2 positive, right? Same trend we can see for cobalt also. cobalt 2 positive और cobalt 3 positive में से कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, वैल्यू देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किस में लोअर है, 2 पॉजिटिव में लोअर है। तो इसका मतलब cobalt 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। अगर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कोशिश क्या होगी कि मैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊं। और कन्वर्ट कैसे होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आई बात। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से ये भी बता सकते हैं कि 2 मेटल्स में से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। एक ही मेटल की 2 अलग अलग स्टेट्स में से कौन सी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी और कौन सी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस itself। ठीक है, so these are how we study the trends of electrode potential in d block elements। जो ट्रेंड्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम आर फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।